हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं अरविंदर आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, आज से हम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्टिंग करेंगे। हमारा जो एनसीईआरटी का पहला टॉपिक है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो आज हम विद्युत आवेश एवं क्षेत्र से स्टार्टिंग करेंगे और इसके बाद कंटिन्यूटी में आगे की तरफ चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए, हमको ये जो एनसीईआरटी सिलेबस है, एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके 14 चैप्टर हैं टोटल। तो हम क्रम से एक एक चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा आज का टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें पहला टॉपिक हमारा, तो पहला टॉपिक क्या है? विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। पहला चैप्टर है ये विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक है, देखिए ये पहला टॉपिक है हमारा विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इसको अगर हम इंग्लिश में लिखें तो आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये हमारा पहला टॉपिक है और इसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इससे हम स्टार्ट करेंगे अपनी बात कहना। तो देखिए, आपको जो पढ़ना है तो हम बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में स्टडी करना है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स अगर हम देखें तो एक्चुअली क्या पार्ट होता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक के बारे में चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रोडायनेमिक आपका क्या होता है। तो देखिए, हिंदी में कहें तो हम कह सकते हैं कि विद्युत चुंबकत्व क्या होता है। ठीक है, विद्युत चुंबकत्व के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, विद्युत चुंबकत्व की एक बेसिक समझ हम डेवलप्ड कर देते हैं। तो फटाफट सेशन को सभी बच्चे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो देखते हैं हम कि सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं विद्युत चुंबकत्व। हिंदी में लिखेंगे हम, क्या होगा ये? विद्युत चुंबकत्व। तो देखिए, विद्युत चुंबकत्व की अगर हम चर्चा करते हैं तो विद्युत चुंबकत्व में बेसिकली हमको 3 सेक्शन पढ़ने होंगे हमारी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, कितने? 3 सेक्शन पढ़ने होंगे। इसमें से हमारा जो पहला सेक्शन है वो क्या कहता है? उसको ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहलाता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो पहला सेक्शन हमको पढ़ना है ये है स्थिर वैद्युतिकी। क्या होगा? पहला स्थिर वैद्युतिकी। ये हमारा पहला सेक्शन होगा प्यारे बच्चों, स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हम ऐसा कहेंगे कि एक ऐसी शाखा, विद्युत की वह शाखा जिसमें इलेक्ट्रॉन या आवेश की स्थिर अवस्था के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसके बारे में अध्ययन किया जाता है? इलेक्ट्रॉन या आवेश की स्थिर अवस्था के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसको हम स्थिर वैद्युतिकी कहेंगे। दूसरा आपका गति विद्युत की होगी या धारा विद्युत की होगी। तो हमने इसमें क्या कहा कि स्थिर वैद्युतिकी का अध्ययन आप कब करेंगे? स्थिर वैद्युतिकी का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन या, क्या कहेंगे इसमें? इलेक्ट्रॉन या आवेश की, इलेक्ट्रॉन या आवेश की स्थिर अवस्था का अध्ययन करना। स्थिर अवस्था का, इलेक्ट्रॉन या आवेश की कैसी अवस्था का अध्ययन करेंगे? यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन या आवेश की स्थिर अवस्था का, स्थिर अवस्था का अध्ययन करना। ठीक है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन की या आवेश की कैसी अवस्था का अध्ययन करेंगे? स्थिर अवस्था का अध्ययन करेंगे। इसको हम स्थिर वैद्युतिकी कहेंगे। क्या बताया स्थिर वैद्युतिकी में? कि जब इलेक्ट्रॉन या आवेश की स्थिर अवस्था का अध्ययन किया जाता है तो उस शाखा को हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं।
देखिए प्यारे बच्चों, स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आप क्या क्या जानेंगे इसमें या क्या क्या सीखेंगे इसमें, तो वो हम बात करते हैं। तो जो आपका पहला चैप्टर है स्थिर आवेश, सबसे पहला चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जो इसके अंतर्गत आएगा, जिसके अंदर हम आवेश की स्थिर अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जब एक बालों पर हम कभी कभी कंघी करते हैं तो क्या होते हैं, जो बाल हैं वो कंघी की तरफ आकर्षित होने लगते हैं, बाल जो हैं वो कंघी की तरफ अल्प रूप से आकर्षित होने लगते हैं, ठीक है। या हमारा जो थंडरस्टॉर्म होता है, जो तड़ित होता है, या जो बिजली गिरती है, वो भी इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। या हम सर्दियों में जब कोई ऊनी कपड़े निकालते हैं, वो भी इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। तो जुड़े रहिए सेशन से, आपको ऐसी मतलब डेली लाइफ की चीज़ों से कोरिलेट करते हुए हम पढ़ेंगे। तो हमारा पहला जो सेक्शन है वो क्या है, स्थिर वैद्युतिकी। क्या बताया, इलेक्ट्रॉन या आवेश की, इलेक्ट्रॉन या आवेश स्थिर अवस्था का अध्ययन करते हैं। या इलेक्ट्रॉन या आवेश की कैसी अवस्था का अध्ययन करते हैं, इलेक्ट्रॉन की या आवेश की कैसी अवस्था का अध्ययन करते हैं, इलेक्ट्रॉन या आवेश की स्थिर अवस्था का अध्ययन करते हैं। फिर देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारा दूसरा सेक्शन है स्थिर वैद्युतिकी के अलावा, वो हम कहेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिकी, या स्थिर वैद्युतिकी के अलावा दूसरा जो सेक्शन आएगा वो आएगा गतिकी। तो हम देखिए क्या कहेंगे, स्थिर वैद्युतिकी या चुंबकत्व। चुंबकत्व एक बार और अपन ऐसे कर लेते हैं इसको, पहले मैं ऐसे लिख देता हूं, धारा विद्युतिकी, धारा विद्युतिकी, विद्युतिकी। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, धारा विद्युतिकी में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन या आवेश की गतिशील अवस्था, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन या आवेश की गतिशील अवस्था का अध्ययन करेंगे। कौन सी अवस्था का अध्ययन करेंगे इसमें हम, इलेक्ट्रॉन या आवेश की गतिशील अवस्था, गतिशील अवस्था का अध्ययन। इसके अंतर्गत हम इलेक्ट्रॉन या आवेश की कैसी अवस्था का अध्ययन करेंगे, गतिशील अवस्था का अध्ययन करेंगे। ये हमारा सेक्शन धारा विद्युतिकी कहलाएगा, या इसी बात को हम विद्युत चुंबकत्व के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। या हम चुंबकत्व के अंतर्गत भी इसको सम्मिलित करेंगे, गतिशील आवेश या चुंबकत्व। तो आप यहाँ पे गतिशील आवेश कह सकते हैं, गतिशील आवेश, ठीक है। तो आप इसके अंतर्गत गतिशील आवेश के अंतर्गत ही पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, धारा विद्युतिकी या विद्युत चुंबकत्व। फिर देखिए एक और सेक्शन आता है आपका विद्युत चुम्बकीय तरंगें, विद्युत चुम्बकीय तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अंतर्गत पढ़ेंगे हम कि जब आवेश इसमें क्या था, स्थिर था, इसमें क्या था, गतिशील था, मतलब नियत गति करेगा। इसमें जब आवेश त्वरित गति करे, जब इलेक्ट्रॉन या आवेश त्वरित गति करे, कैसी गति करे, त्वरण उत्पन्न करे, त्वरित गति करे, तब वो किसका सेक्शन होगा आपका प्यारे बच्चों, धारा विद्युतिकी का सेक्शन होगा। तो देखिए क्या क्या बताया हमने, स्थिर वैद्युतिकी सीखा, स्थिर वैद्युतिकी में इलेक्ट्रॉन या आवेश की स्थिर अवस्था का अध्ययन करेंगे, धारा विद्युतिकी में इलेक्ट्रॉन या आवेश की गतिशील अवस्था का अध्ययन करेंगे, और विद्युत चुंबकत्व में त्वरित गति के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन या आवेश की क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन या आवेश की गतिशील अवस्था का अध्ययन करना, जब आवेश नियत चाल से गति करे, जब आवेश कैसी गति करे, नियत चाल से गति करे। इसको और ऐड करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जब आवेश नियत चाल से गति करे, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन इसके अंतर्गत आएगा। अब देखिए एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आपका पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर जो है उसको हम पढ़ेंगे कि विद्युत आवेश एवं क्षेत्र क्या होता है, कूलाम के नियम के बारे में पढ़ेंगे, गॉस के स्थिर वैद्युतिकी
के लिए विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल रेखा, विद्युत बल रेखाएं पढ़ेंगे। फिर देखिए इसके अलावा हम इसमें विद्युत विभव के बारे में जानेंगे और धारिता के बारे में जानेंगे। मतलब पहला और दूसरा चैप्टर इसके अंतर्गत है। हमारे एनसीईआरटी का धारा विद्युतिकी की बात करें तो चैप्टर नंबर 3 ही धारा विद्युतिकी है, लेकिन इसके अंतर्गत एक और चैप्टर आएगा गतिशील आवेश एवं चुंबकत्व, ठीक है। मतलब जब आवेश नियत चाल से गति करेगा तो हम उसमें सीखेंगे कि वो क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। इसके अलावा प्रत्यावर्ती धारा भी इसी के अंतर्गत एक चैप्टर आएगा आपका, और ये आपका लास्ट चैप्टर आएगा विद्युत चुंबकीय तरंगें, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं हमारी स्थिर वैद्युतिकी से। तो देखिए स्थिर वैद्युतिकी में हमारा सबसे पहला सेक्शन क्या बताया आपको कि विद्युत आवेश एवं क्षेत्र में सबसे पहले अगर हम देखें तो हम डिफाइन करेंगे कि आवेश क्या होता है, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम इसको डिफाइन करें, सबसे पहला टॉपिक जो है वो उसको डिफाइन करें कि चार्ज होगा क्या। पहले आवेश के बारे में जान लेते हैं, फिर थोड़ा सा चैप्टर के बारे में और एलिबरेट करेंगे हम ज़्यादा, ठीक है। तो देखिए हम जानते हैं कि क्या चार्ज क्या होगा, आवेश होता क्या है। देखिए आवेश क्या होता है, आवेश किसी वस्तु के पदार्थ या कणों का एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण वो वस्तु या विद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करती है, उसे आवेश कहते हैं। आवेश क्या बताया, किसी वस्तु के पदार्थ का या कणों का एक ऐसा गुण जिसके कारण वो वस्तु विद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करती है, उसको आवेश कहते हैं। क्या बताया, आवेश किसी वस्तु या पदार्थ का, आवेश किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण, वस्तु या पदार्थ का वह गुण, आवेश किसी वस्तु के पदार्थ, किसी वस्तु के पदार्थ या कणों का वह गुण जिससे वह वस्तु विद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करती है, विद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करती है, उसे प्रदर्शित करती है, ठीक है। आवेश किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण जिससे वह वस्तु विद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करती है, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा एलिबरेट करते हैं और हम थोड़ा सा अच्छे से जानेंगे आवेश के बारे में। तो देखिए आपने ऐसा पढ़ा है पुरानी क्लासों में कि अगर हम ऐसे कहें कि ये आपका नाभिक हो गया, नाभिक के अंदर आपके क्या होंगे, प्रोटॉन, धनावेशित प्रोटॉन होते हैं। इस प्रकार से इसके अंदर ये प्रोटॉन होते हैं और कुछ न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने बना दिए, कुछ प्रोटॉन हो गए और कुछ न्यूट्रॉन हो गए। तो देखिए अगर हमने प्रोटॉन या न्यूट्रॉन एक एग्जाम्पल लिया, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एग्जाम्पल लिया, तो देखिए सपोज दैट हमने किया कि इसके अंदर 2 तो प्रोटॉन हैं एंड 2 ही न्यूट्रॉन हैं। ये डिफरेंट सबसेल्स हो गए इसके चारों तरफ, जिसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में गति करेंगे। अब अगर इलेक्ट्रॉन इनके वृत्ताकार कक्षा में गति करेंगे तो देखिए मतलब ये वस्तु कैसी हो गई, उदासीन हो गई। कैसी वस्तु है ये, उदासीन वस्तु है। इस केस में हम इसको कहेंगे उदासीन वस्तु। क्यों कहेंगे उदासीन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के समान हो गई, इस कारण से हम इसको कैसी वस्तु कहेंगे, उदासीन वस्तु। तो देखिए उदासीन वस्तु आपको क्या बताया, उदासीन वस्तु जब किसी वस्तु में आवेश को ज़्यादा एलिबरेट अच्छे से करने के लिए ये बात को आपको समझना पड़ेगा कि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या उस वस्तु में उपस्थित
प्रोटॉनों की संख्या के समान होती है। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या वस्तु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है तो वस्तु हमारी कैसी होती है, उदासीन होती है। ठीक है, जैसे कोई भी उदासीन वस्तु का एग्जाम्पल ले लें, कोई भी, जैसे आपने एक एग्जाम्पल लिया Na11, अभी मैं कहूँ इस पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो आप सिंपली इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसके बराबर होता है, परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, और इसका परमाणु क्रमांक 11 है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 होगी। अगर आपसे कहें कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं तो ये भी परमाणु क्रमांक के बराबर हैं, तो आपसे कहेंगे कि प्रोटॉन भी 11 हैं। मतलब वस्तु कैसी हो गई आपके पास, ये उदासीन वस्तु है। तो क्या बताया, जब भी किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है तो ये वस्तु उदासीन होती है। देखिए आपको कंटिन्यूटी देखते जाना है, बड़ी बेसिक, हम बिल्कुल पहला लेक्चर है, बिल्कुल जीरो लेवल से चल रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए उदासीन वस्तु के बाद अगर आप 11Na23 लिखेंगे इसको, तो अब हम बात करते हैं धनावेशित वस्तु। धनावेशित वस्तु, धनावेशित कब होगी, धनावेशित वस्तु धनावेशित कब होगी, देखिए जब कोई वस्तु अपने इलेक्ट्रॉनों में से कुछ इलेक्ट्रॉनों को त्याग देती है। अपने इलेक्ट्रॉनों में से कोई वस्तु क्या करेगी, कुछ इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देगी। जैसे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे और हमने बाहरी स्रोत से इसको कोई ऊर्जा दी और ऊर्जा देने पर इसका 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, यहां से एक ही रह गया। और अगर एक ही रह गया तो इसका मतलब अब प्रोटॉनों की संख्या इस पर बढ़ गई और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। मतलब धनावेशित वस्तु क्या होगी कि जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, किसी वस्तु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से कम होती है। किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से कम होती है, ऐसी वस्तु को हम धनावेशित वस्तु कहते हैं। जैसे हमने लिखा 11Na23 प्लस, इसका मतलब प्लस कब आएगा, जब इसने कोई एक इलेक्ट्रॉन अपना बाहर निकाल दिया। बिल्कुल बेसिक सी चीज है। तो मैं कहूं इस पे इलेक्ट्रॉन बतलाइए आप, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, क्योंकि एक बाहर निकल गया ना 11 में से, तो 10 बचे। मैं कहूं प्रोटॉन बतलाइए तो आप कहेंगे प्रोटॉन 11 हो गए। मतलब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो और प्रोटॉनों की अधिकता हो, ऐसे भी कहा जा सकता है। किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो, कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी। ठीक है, तो वो वस्तु कैसी होगी, धनावेशित होगी। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो। फिर अगर हम कहें, और भी कई सारे एग्जाम्पल आप प्यारे बच्चों ले सकते हैं इसमें। जैसे मैंने लिखा देखो Al3+, ऐसे शो करता है ये एल्यूमिनियम। ठीक है, आपसे पूछे कि बतलाइए इलेक्ट्रॉन कितने, तो आपको पता होता है एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13Al27। तो इस केस में अगर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पे कि आप बतलाइए इस पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो हम लिख पाएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो 3 चले गए तो इलेक्ट्रॉन 10 है। मैं कहूँ प्रोटॉन कितने हैं, तो आप कहेंगे प्रोटॉन तो 13 है। मतलब किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो और प्रोटॉनों की अधिकता हो तो वो धनावेशित होती है। नेक्स्ट अगर हम चर्चा करते हैं तो हम बात करेंगे ऋणावेशित वस्तु। ऋणावेशित वस्तु, देखिए ऋणावेशित वस्तु क्या होती है कि जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता और प्रोटॉन की कमी हो। किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो, अधिकता हो और प्रोटॉनों की कमी हो, तो वस्तु कैसी हो जाती है आपकी, ऋणावेशित हो जाती है। मतलब जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो और प्रोटॉन कम हो, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं और प्रोटॉन कम हैं, तो वस्तु कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। आप इसके एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मतलब जैसे हमने इसमें एग्जाम्पल लिया, ये कुछ एग्जाम्पल दिखाए आपको उदासीन और धनावेशित वस्तु के, ऐसे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ऋणावेशित वस्तु के। जैसे मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिखा 8O डाई नेगेटिव 16 लिख देते हैं यहाँ पे। अब अगर आपसे पूछें कि बतलाइए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं,
तो हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक के बराबर होंगे, लेकिन परमाणु क्रमांक इसका कितना है 8 है, मतलब 8, लेकिन 2 नेगेटिव भी तो इस पर आए हैं 2 इलेक्ट्रॉन। आपने पढ़ा होगा कि जब किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो ऋण आवेशित हो जाएगा सॉरी, मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन आपके 10 हैं, और अगर आपसे पूछे कि प्रोटॉन कितने हैं तो इस पर प्रोटॉन 8 हैं। मतलब किसी वस्तु पर क्या हो, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो और प्रोटॉनों की कमी हो, सॉरी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और प्रोटॉन तो कांस्टेंट ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो तो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी को धनावेश और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को ऋणावेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता को हम क्या कहते हैं, ऋणावेश कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी धनावेश और इलेक्ट्रॉन की अधिकता ऋणावेश कहलाती है। और अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों समान हो गए तो हम क्या कहेंगे कि वस्तु कैसी आपकी उदासीन वस्तु है। ठीक है, कैसी वस्तु कहलाएगी आपकी, उदासीन वस्तु कहलाएगी। तो यहां से हमने आवेश की एक और परिभाषा ड्राइव की, और वो क्या होती है कि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या इलेक्ट्रॉन की कमी आवेश कहलाती है। यहाँ से हम आवेश की एक और परिभाषा दे सकते हैं, और वो परिभाषा क्या कहलाएगी, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या इलेक्ट्रॉन की अधिकता या इलेक्ट्रॉन की कमी, अधिकता या इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की कमी को आवेश कहते हैं, कमी को आवेश कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई, कमी को आवेश कहते हैं। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता या इलेक्ट्रॉन की कमी को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। फिर देखिए सॉरी, आवेश का यहां से अगर हम सूत्र लिखते हैं तो आवेश का सूत्र जो होता है वो होता है विद्युत धारा गुणा समय। यहां से हम लिख सकते हैं विद्युत धारा गुणा समय। ठीक है, एक ये वैसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे फॉर्मूला, बट एक जनरल वे के लिए हम समझ लें तो आवेश को कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, धारा को आई से और समय को टी से। तो यहाँ से इसका एक सूत्र बन गया Q बराबर आई इंटू टी। अगर हम बात करें कि आवेश कैसी राशि है, तो आवेश एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, आवेश एक अदिश राशि है। फिर देखिए आगे बात करें, आवेश अदिश राशि है, इकाई की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमको जनरली यहाँ पे यूनिट तो लिखनी ही पड़ेगी इसकी, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया रहे। तो इकाई की बात कर लेते हैं, आवेश की यूनिट की बात कर लेते हैं। और अगर आप यूनिट की बात करेंगे तो ये बनेगा, धारा की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। विद्युत धारा आपने पढ़ा होगा, बेसिक क्वांटिटी है, और इसकी यूनिट जो है या इकाई जो है वो क्या होती है, एम्पियर। तो एम्पियर इंटू समय की क्या होती है, सेकंड। एम्पियर इंटू सेकंड होती है, या इसी को मिला के हम कूलाम पढ़ देते हैं, कूलाम। ये कौन सा सिस्टम है आपका, एसआई सिस्टम है। अगर हम सीजीएस सिस्टम में बात कर लेंगे तो एम्पियर के अलावा इसको हम सीजीएस में बायोट लिख सकते हैं, और समय को सेकंड लिख सकते हैं, वायोट इंटू सेकंड, या इसको हम बोलते हैं स्टैट कूलाम। क्या बोलेंगे, स्टैट कूलाम। और अगर स्टैट कूलाम जो है इसी को आप ESU भी कह सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और ये आपका जो सिस्टम है वो सीजीएस सिस्टम है। ठीक है, ये तो हो गई यूनिट की बात। अगर हम यहाँ पे आवेश की विमा बनाएंगे तो विमा आप समझते हो, आवश्यकता नहीं है वैसे तो, लेकिन आप समझ लो, आपने 11th में पढ़ा होगा, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। विद्युत धारा की विमा A होती है और समय की T। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी विमा बनेगी M0 L0 TA। ये इसकी विमा बन जाएगी आवेश की।
फिर देखिए आपको आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पे कि इनमें कुछ संबंध होगा सीजेस और एसआई इकाइयों में, ठीक है, इनको हम जान लेते हैं। तो आवेश की सीजेस और एसआई इकाई में जो संबंध होता है वो जानेंगे हम कि 1 कूलाम जो है इट इज इक्वल टू 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम, 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम के बराबर होता है ये स्टेट कूलाम, ठीक है। 1 कूलाम में स्टेट कूलाम पूछ लें तो 3 × 10 1 कूलाम इक्वल टू 3 × 10⁹ क्या होते हैं, स्टेट कूलाम होते हैं, स्टेट कूलाम होते हैं, ठीक है। इससे अब हम आगे चलते हैं तो नेक्स्ट जो इसकी एक और इकाई होती है वो होती है 1 एम्पियर आवर, 1 एम्पियर आवर, 1 एम्पियर घंटा, 1 एम्पियर आवर, एम्पियर आवर को AH लिखते हैं और 1 एम्पियर आवर में होते हैं आपके कितने 3600 कूलाम। 1 एम्पियर आवर में कितने कूलाम होते हैं आपके पास में, तो आपके पास होंगे 3600 कूलाम, ठीक है। फिर देखिए सबसे बड़ी यूनिट जो होती है वो होती है 1 फैराडे। आवेश की एक और सबसे बड़ी इकाई होती है 1 फैराडे और 1 फैराडे इज इक्वल टू होता है 96,500 कूलाम, ये इनमें संबंध होता है। इसके अलावा कुछ स्मॉलेस्ट इकाइयों का भी यूज़ कर लेंगे हम यहाँ पे, जैसे अगर आपको कहीं लिखा मिल जाए 1 मिली कूलाम तो आप कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ कूलाम, याद रखें इसको। 1 माइक्रो कूलाम लिखा हो तो माइक्रो कूलाम के लिए 10⁻⁻6 कूलाम, कूलाम को C से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर देखिए 1 पिको कूलाम लिखा हो तो यह जाएगा 10⁻⁻12 कूलाम। अगर आप नैनो को भी कंसीडर करना चाहें तो यह जाएगा आपका 10⁻⁻9 कूलाम। ये आवेश की हमने किसकी बात की, इकाइयों के बारे में बात की, ठीक है। तो आपको एक बेसिक स्ट्रेटजी बनाई हमने कि आवेश क्या होता है। फिर देखो वापस से अगर हम चर्चा करें कि हमने चैप्टर जो स्टार्ट किया था वो क्या किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें हमने सीखा कि आवेश क्या होता है, उदासीन वस्तु क्या होती है, ठीक है। तब अब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक की परिभाषा पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, डेफिनेशन पढ़ने में अच्छा लगेगा, क्योंकि हम आवेश के बारे में समझ चुके हैं। तो हमने स्थिर वैद्युतिकी की जो परिभाषा दी थी वो क्या कहा था कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें इलेक्ट्रॉन या आवेश की स्थिर अवस्था के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमने ऐसे देखा कि जो वस्तु आवेशित कर रहे हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं आपके, तभी देखो उदासीन वस्तु इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान है। लेकिन अगर हम धनावेशित वस्तु की बात करते हैं तो देखिए धनावेशित वस्तु में क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है और प्रोटॉनों की अधिकता है। मतलब इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी, और हमको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो होता है आपका 9.1 × 10⁻31 kg। क्या होता है ये, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। मतलब जब कोई वस्तु अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी उसमें, तो द्रव्यमान भी घटेगा, मतलब द्रव्यमान में कमी होगी। बट ये परिवर्तन जो है वो बहुत स्मॉल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम है। लेकिन अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि कोई वस्तु धनावेशित है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो पूछे द्रव्यमान पर भी कोई अंतर होगा क्या, बिल्कुल होगा। इसका द्रव्यमान प्यारे बच्चों कम हो जाएगा पहले से, ठीक है। तो मतलब अगर किसी वस्तु धनावेशित है मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है, मतलब उसका द्रव्यमान घटेगा। ऋणावेशित वस्तु है मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया तो कितना होगा 9.1 × 10⁻31 kg द्रव्यमान इसका बढ़ जाएगा। तो ये बात आपको क्लियर हुई, ठीक है। मतलब अगर ऋणावेशित है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा। अब एक बेसिक आइडिया हमारे चैप्टर के बारे में हम ले लेते हैं थोड़ा सा। हमने क्या कहा था, हमने चैप्टर जो स्टार्ट किया वो कौन सा है, स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी मतलब गतिशील आवेश। स्थिर वैद्युतिकी में इलेक्ट्रॉन या आवेश की स्थिर अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रॉन या
आवेश की, इलेक्ट्रॉन या आवेश की स्थिर अवस्था का अध्ययन करना, आवेश की स्थिर अवस्था का, स्थिर अवस्था का अध्ययन करना, स्थिर अवस्था का अध्ययन करना, ये आपका स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। ठीक है, विद्युत की मतलब भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें इलेक्ट्रॉन या आवेश की स्थिर अवस्था का अध्ययन करते हैं। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है स्थिर वैद्युतिकी का, वो 1600 के आसपास थेल्स नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। थेल्स, स्थिर वैद्युतिकी को कॉन्सेप्ट मतलब संकल्पना किसने दी थी? तो थेल्स नामक वैज्ञानिक ने दी थी। इसका कॉन्सेप्ट थेल्स नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। स्थिर वैद्युतिकी का कॉन्सेप्ट किसने प्रस्तुत किया था? थेल्स ने। फिर देखिए कैसे आया ये, तो ये एक ग्रीक वर्ड से कॉइन हुआ है। स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक ग्रीक वर्ड से कॉइन हुआ, ग्रीक वर्ड से निकला है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आप ऐसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, आपको स्पेलिंग में के लिखना है ग्रीक में, ठीक है, सी नहीं लिखना है, इलेक्ट्रॉन। और इसका मतलब होता है आपका, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? एम्बर, एम्बर इससे मतलब होता है। ठीक है, तो ये अगर आपसे पूछें कि स्थिर वैद्युतिकी का संकल्पना सबसे पहले किसने प्रस्तुत की? थेल्स ने। और ये ग्रीक वर्ड है जो किससे उत्पन्न हुआ है? तो ये इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न हुआ है, और इस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है क्या? एम्बर। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलते हैं, इसके आगे के कुछ और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।